बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे एंजाइम का जस्ट इंट्रोडक्शन, यानी कि कौन कौन सी टर्म है एंजाइम के रिलेटेड, कैरेक्टरिस्टिक साइट्स और मॉडल जिसका हमें जो है वो कॉमनली पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो स्पीड अप करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस को। बायो क्यों? क्योंकि विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहा है वो रिएक्शन, और ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, ठीक है, सिर्फ उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं और उस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और जल्दी जल्दी जो है प्रोडक्ट देते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और ये जो है इंजाइम दो वर्ड से मिलकर बना है, इन और जाइम। ग्रीक वर्ड है, इन मीन्स इन, जाइम यीस्ट। अगर हम फर्मेंटेशन पढ़े तो अक्सर नीचे यीस्ट लिखा होता है, तो इंजाइम मेनली यीस्ट के अंदर होती है। स्पीड अप कर देते हैं रिएक्शन को 10 to 20%। अब यहाँ पर डायाग्रामेटिकली दिखाया गया किस तरह से रिएक्शन हो रहा है। ये एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट आया, ठीक है, ये अटैच हो गया। अब ये रेड वन क्या है? ये कोफैक्टर होता है, तो यहाँ पर इनकी अटैचमेंट हो गई और ये बन गया ES कम्प्लेक्स। लेकिन ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, ज़रूरी नहीं इसने हर दफ़ा यहाँ से यहाँ ही जाना है। तो ये जो अटैचमेंट है ये कैसे हुई है? यहाँ पर या तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हुई है इनके दरमियान या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई है, ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है कि कौन सी सबस्ट्रेट आई है, ठीक है। या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए यहाँ पर अटैचमेंट हुई है या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के जरिए। फिर ये कन्वर्ट हो गया एंजाइम इस तरह से, कोफैक्टर इस तरह से, और ये प्रोडक्ट, और फिर ये दोबारा से इस तरह रीयूज हो सकते हैं, कोफैक्टर भी एंजाइम भी। अब ये कोफैक्टर क्या होता है? ये जो कोफैक्टर होता है ये कैटलिस्ट होता है एंजाइम के लिए, ये नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। जैसे हमें रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए होती है टू स्पीड अप द रिएक्शन, इसी तरह से एंजाइम को भी एक कैटलिस्ट चाहिए होता है टू स्पीड अप इट्स फंक्शनिंग। अब ये कोफैक्टर की तकरीबन 3 टाइप्स है, एक एक्टिवेटर, दूसरा कोएंजाइम, तीसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप। तीनों नॉन प्रोटीन पार्ट हैं। ये मेटालाइंस है, इनऑर्गेनिक, ये भी जो है ये ऑर्गेनिक है, और ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ये डिटैचेबल होते हैं, लूजली अटैच, ये भी लूजली अटैच है। फर्क क्या है? ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक जो है वो लूजली अटैच है तो कोएंजाइम, अगर इनऑर्गेनिक लूजली अटैच है, डिटैचेबल है, तो एक्टिवेटर। लेकिन अगर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से कोई भी कोवलेंट बॉन्ड के साथ, टाइट बॉन्ड के साथ, यानी कि हमें पहले ही पता है कि जब बायो के अंदर हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़े तो वो बहुत टाइट बॉन्ड होता है, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें ग्लूकोज और ATP, तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज एंजाइम है जो इसे कन्वर्ट कर देती है, यहाँ से एक फॉस्फोरस यहाँ गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इस एंजाइम को स्पीड अप करने के लिए Mg+2 एक आयन की जरूरत होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर विटामिन होते हैं रॉ मटेरियल, यानी कि ये ऑर्गेनिक है, और यहाँ पर मेनली जो है वो कोएंजाइम फॉर्मेशन किस तरह से होती है, क्योंकि इनको विटामिन चाहिए होती हैं। और यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो ये आयरन कंटेनिंग पोरफायरिंग रिंग टू एंजाइम लाइक साइटोक्रोम, साइटोक्रोम के लिए आयरन ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है, टाइटली बाउंड हुआ है। इसके अंदर क्या हो रहा है? ये एथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो रही है, और खुद ये जो है कोएंजाइम अपने आप को रिड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन की एडिशन, और जो रिएक्टेंट है उसे ऑक्सीडाइज कर रहा है। और यहाँ पे एंजाइम कौन सी है? अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, और ये एज अ कोएंजाइम, एज अ कोफैक्टर काम कर रहा है। थायामीन पायरोफॉस्फेट जो एक एंजाइम है उसके लिए विटामिन B1 चाहिए होता है एज एन कोएंजाइम। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विटामिन इनके रॉ मटेरियल्स हैं, इसीलिए अगर विटामिन कहीं पे चाहिए होगा तो ऑफ कोर्स वो कोएंजाइम की एक टाइप होगी। अब एंजाइम के जो वेट होते हैं ये 10,000 to 1 मिलियन चले जाते हैं। एंजाइम को नेम किस तरह से देना? कोई भी सबस्ट्रेट हो जाए, ठीक है, लिपिड है लाइपेज, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो उस तरह से, जो अमाइलेज अमाइलोज इस तरह से, ठीक है। और जो स्टार्च की डाइजेशन के लिए होती है वो डायस्टेज हो जाएगा, लिपिड के लिए प्रोटीएज, ठीक है। कोई भी सबस्ट्रेट और एंड पे ASC लगाने से वो एंजाइम बन जाता है, लेकिन हर दफ़ा ऐसे नहीं होता, कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कुछ को जो नाम देना पड़ता है वो हमें रिएक्शन की बेस पे नाम देना पड़ता है कि वो कौन सा रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवा रही है। अब यहाँ पर ग्लोबुलर प्रोटीन है और इसके अंदर कौन सी एक्सेप्शन है? राइबोजाइम की। राइबोजाइम एक ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं होती बच्चे, इसके अंदर RNA Mg2+ होते हैं, और ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज इसके एग्जाम्पल है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है राइबोजाइम। नेक्स्ट 2 टर्म में इनका आपको पता होना चाहिए, एपोएंजाइम, होलोएंजाइम। ये विदाउट कोफैक्टर होती है, यानी कि इसको स्पीड अप करने के लिए कोई भी कोफैक्टर नहीं चाहिए होता है एंजाइम को, लेकिन इसके लिए चाहिए होता है, ठीक है, इसके पास कोफैक्टर होता है। और ये एक्टिविटी हमेशा एक्टिवेटेड एंजाइम होती है ये, लेकिन ये कभी एक्टिव होती है कभी इनएक्टिव होती है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ बढ़े तो हमारे पास आ जाएगी पेप्सिन, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करती है सेल प्रोटीन को,
और ये रिलीज होती है इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन के अंदर। और पेप्सिन के अंदर एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट होता है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पेप्सिनोजिन। और अगर पेप्सिनोजिन के अंदर से ये वाला एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट निकल जाएगा तो ये एक्टिव फॉर्म के अंदर हो जाएगा। ये एक्टिव फॉर्म के अंदर क्यों नहीं जो है वो रिलीज होता है, क्योंकि सेल की प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है आके, इसीलिए जरूरी है कि इसे इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रिलीज करवाया जाए, जिसे पेप्सिनोजिन कहा जाता है। और जब ये रिलीज हो जाएगा पेप्सिनोजिन के अंदर पड़ा रहेगा, फिर जब जरूरत होगी HCl आएगा, इसका एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रेगमेंट को रिमूव करेगा और इसे एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा कि अब तुम्हारी प्रोसेसिंग की जरूरत है, अब आकर काम करो। इसके कैरेक्टरिस्टिक आपको पता होना चाहिए, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को और उसके अंदर यूज नहीं होते, ना ही ये इफेक्ट करते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट को, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, एक्वस मीडिया के अंदर काम करते हैं। ये सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बस एक बार रिवाइंड कर ले। स्पेसिफिक नेचर होती है हेक्सोकाइनेज, अगर हम लेंगे तो वो हेक्सोज कोई भी ग्लूकोज फ्रुक्टोज मैनोज उसको 6-फॉस्फेट के अंदर चेंज कर देगा, जैसे यहाँ पर हुआ था ग्लूकोज को ATP और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अगर यहाँ पर हम हेक्सोकाइनेज है तो वो ना सिर्फ ग्लूकोज फ्रुक्टोज कोई भी 6 कार्बन होगा तो उसे चेंज कर देगा 6-फॉस्फेट कंपाउंड के अंदर। लेकिन अगर हमने जो है वो ग्लूकोकाइनेज यूज किया तो वो फ्रुक्टोज पर और मैनोज पर काम नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर काम करेगा। और इससे हमारे पास आ जाएगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ये लोअर करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। और ये वर्क करते हैं इन विवो लिविंग सेल के अंदर और इन विट्रो ग्लासवेयर यानी कि नॉन लिविंग, आउटसाइड द सेल इनसाइड सेल दोनों के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। स्पेसिफिक नेचर ये है कि अगर उसका नाम साथ हो तो वो स्पेसिफिक होगा, लेकिन अगर हेक्सोकाइनेज होगा तो वो स्पेसिफिक एज सच नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो स्पेसिफिक होगा, 7 कार्बन के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, 6 के ऊपर ही करेगा। और ये एनर्जी डिपेंडेंट रिएक्शन को एनर्जी इंडिपेंडेंट बना देते हैं, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी की फिर इतनी खास जरूरत नहीं रहती। 1000 रिएक्शन हमारे सेल के अंदर हो रहे हैं, 1000, और हर रिएक्शन को अगर हम एनर्जी देने लगे तो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी नहीं दे सकते, हमारे सारे सेल आइसोथर्मल है, वो इतनी ज़्यादा हीट बर्दाश्त ही नहीं कर सकते इतने रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। इसीलिए एंजाइम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है जो हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी से बचाते हैं और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को आइसोथर्मल रखते हुए ही वो सारे रिएक्शन प्रोसीड आउट करवा देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। और एंजाइम जो है वो कैटालाइज करते हैं रिएक्शन को बोथ डायरेक्शन, ये वो हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, बोथ डायरेक्शन के अंदर। आइसो एंजाइम फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म फॉर सेम रिएक्शन बट केमिकल, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, हमेशा एक ही उससे प्रोडक्ट बनना है, उसके लिए हम कोई 2-3 एंजाइम यूज कर सकते हैं, वो दोनों केमिकली और फिजिकली डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, ठीक है, लेकिन वो आइसो एंजाइम होंगी। क्यों? क्योंकि वो सेम प्रोसेसिंग कर रही है। कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे दिखाई गई है जिनका आपको पता होना चाहिए। अल्कलाइन फॉस्फेट रिकीट जो है वो डिस्ट्रक्टिव जॉर्डिन्स के अंदर यूज होता है बीमारियों के अंदर। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस LDH1 हार्ट डिजीजेस के अंदर यूज हो रहा है। थ्रोम्बिन कहाँ पर यूज हो रहा है, ये स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। एल-आस्पार्जिनेस ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन, यहाँ से MCQs आ सकता है, ठीक है, ये MDK2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसे एक दफा देख लीजिएगा। आगे आ जाती है साइट, इसकी 2 साइट्स होती हैं एंजाइम की मेनली, ये एंजाइम दिखाएगी, ये इसकी एक्टिव साइट है और ये जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है एलोस्टेरिक साइट है। और जो एक्टिव साइट होती है चार्ज बेरिंग होती है, इसके अंदर जो है वो थोड़े से अमाइनो एसिड होते हैं, जैसे इनके अंदर 10,000 होते हैं और इसके अंदर सिर्फ 3 to 12 अमाइनो एसिड्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर एल्डोलेज एक एंजाइम है, ठीक है, उसके अगर हम अमाइनो एसिड देखें तो GAH गाह यानी कि निमोनिक के तौर पे आप याद कर सकते हैं अगर आपसे एल्डोलेज के कोई अमाइनो एसिड पूछे। ग्लाइसिन अलानिन, ग्लाइसिन का आपको पता है जिसके अंदर जो है वो R ग्रुप होता है हाइड्रोजन, इसका निमोनिक भी मैंने प्रोटीन वाली वीडियो के अंदर बताया, आप जरूर देखिएगा। अलानिन के लिए R ग्रुप CH3 होता है, बाकी प्रोटीन का स्ट्रक्चर वही, एक तरफ COOH एक तरफ NH3 दरमियान में C, ठीक है, वो सारा कुछ उसी तरह से ही होगा। हिस्टिडीन, ठीक है, हिस्टिडीन आपको पता है ये मेनली होती है न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर होती है, ये मेनली DNA के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर हिस्टोन प्रोटीन, वहाँ से हिस्टिडीन अमाइनो एसिड। उसके बाद एक्टिव साइट की भी नेक्स्ट 2 साइट्स है, एक बाइंडिंग है एक कैटालिटिक साइट है, ठीक है। बाइंडिंग साइट क्या करती है, रिकग्निशन करती है कौन सा सबस्ट्रेट आया है, ठीक है, उसको बाइंड करवाती है, और कैटालिटिक साइट उसी को कन्वर्ट करवा देती है प्रोडक्ट के अंदर। सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एंड टर्शरी फोल्डिंग जो है वो एक्टिव साइट यानी कि तमाम जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनसे प्रोटीन बनी, उसके बाद सेकेंडरी टर्शरी की वजह से जो कोइलिंग आई उसकी वजह से तमाम के अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक ही साइड पर अपना एक झुंड बना लेते हैं, ताकि कोई भी सबस्ट्रेट आए तो वो बहुत जल्दी प्रोसेसिंग होने के बाद कन्वर्ट हो जाए इनटू इट्स प्रोडक्ट। आगे आपको मॉडल का पता होना चाहिए, लोकन की और इंड्यूस फिट मॉडल। लोकन की मॉडल जो होता है एक्सप्लेन हाईली स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम, यानी कि इसके मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड है,
उसने एंजाइम ने एज एन टेम्पलेट एक्ट करना होता है। ईमेल फिशर ने 1890 के अंदर दिया था और ये बहुत कम एक्सेप्टेबल हुआ था। वाई? क्योंकि बहुत कम ऐसी एंजाइम थी जो कि अपना एक्टिव साइट है उसको रिजेक्ट रखती थी, बहुत कम थी। जैसे सुक्रेज हो गया वो सिर्फ सुक्रोज के ऊपर करेगी, माल्टेज हो गया वो सिर्फ माल्टोज के ऊपर करेगी, यूरिएज होगा वो सिर्फ यूरिया के ऊपर एक्ट करेगी। इसके मुताबिक एक्टिव साइट रिजेक्ट थी। और नॉन रेगुलेटरी एंजाइम यानी कि रेगुलेशन नहीं कर रही, वो अपने अंदर सख्त है, जिद्दी है, वो अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं लाती कि कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो जाए। इसके बाद इस मॉडल को जो है वो मॉडिफाई किया गया इंड्यूस फिट मॉडल, जिसने लेस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंजाइम की बताई थी कि एंजाइम चेंज करती है, रेगुलेटरी है वो। डैनियल कोशनानी 1959 के अंदर ज़्यादा एक्सेप्टेबल हुआ था क्योंकि ज़्यादातर एंजाइम इसी नेचर की हैं कि उनके पास अगर कोई प्रोडक्ट आता है तो अपने अंदर मॉडिफिकेशन करती हैं और उसको प्रोसीड काउंट करवाती है। जैसे यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो ना सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर का जो है हमारे रिस्पिरेटरी के अंदर जो बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन भी करती है। बाइकार्बोनेट उससे उसकी जो आयन के अंदर भी तोड़ती है। ठीक है, इसके मुताबिक एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल है और वो रेगुलेटरी है और एलोस्टेरिक एंजाइम है। ठीक है, यहाँ पर एक रुबिस्को लिखा हुआ है, अगर आपको याद हो तो वो कैल्विन साइकिल के अंदर रुबिस्को थी, वो उसे पता नहीं चलता, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ ही एक्ट कर जाती है। ठीक है, दोनों मॉडल सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, सबस्ट्रेट आएगी तो कोई काम होगा। दोनों मॉडल जो है वो शेप ऑफ एक्टिव साइट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कहता है फ्लेक्सिबल है, वो कहता है रिजिड है। अब यहाँ पर एक दो पॉइंट लिखे हुए हैं। यूकैरियोट के अंदर एंजाइम जो होती है मोस्टली अटैच फॉर्म होती है टू ऑर्गेनेल्स। जो रिस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास होंगी, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होगी वो ऑफ कोर्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर होंगी। और प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं है, इनके पास ऑलरेडी जो है वो ऑर्गेनेल्स की कमी होती है, तो इनके पास वो ज़्यादातर जो है वो फ्री फॉर्म में होती है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये तो आपको जो है वो अंडरस्टूड होना चाहिए, प्रोकैरियोट्स के पास जब ऑर्गेनेल्स ही ज़्यादा नहीं है तो वो किस तरह से अटैच फॉर्म में हो सकती है, वो फ्री टू फ्लोट होती है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर इस तरह से नहीं है, उसके अंदर जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनेल्स होती है और वो बाइंडिंग फॉर्म में होती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई पॉइंट ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।